आज आप केवल 6 महीने, जैसे मैंने अपनी लाइफ का बताया कि 3 महीने मैंने केवल स्टडी की। अगर आप किसी भी एग्जाम को लेके, वन डे एग्जाम जो आपके चल में जो आगे आप 6 साल करने वाले हो, आप उन 6 महीने में अपनी 60 साल लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो एक चीज सुनिएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आता ना, उस दिन आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इन्फो वाला पे। मैं विकास मिश्रा स्वागत करता हूं। आज की वीडियो एक स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी यूजफुल और इंस्पिरेशनल होने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनालिटी से आप मिलोगे जिनकी स्ट्रगल लाइफ, साथ ही साथ उसको ओवरकम करने का तरीका और सक्सेस पाने का मूल मंत्र, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एग्ज़ामपुर का नाम ज़रूर सुने होंगे, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए स्पेशली जाना जाता है। तो उसमें मैथ कवर करने वाले एक गोल्डन हार्ट हैं हमारे साथ, जिनको अभी आपसे मिलाएंगे, जिनका नाम मोहित सर है। तो मिलाते हैं सर। सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पे, इन्फो वाला पे, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आज हम इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में टोटली, क्योंकि जैसे मैं लवर हूँ सर का, वैसे ही बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो मोहित सर के बारे में जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ आज इनकी A to Z सारी जर्नी और इनकी स्ट्रगल लाइफ, उसको ओवरकम कैसे इन्होंने किया और आप कैसे कर सकते हैं, आज सर की सारी बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी इस चैनल के द्वारा। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कुछ। देखिए, जैसे कि आप तो जानते ही हैं जी। और मैं अभी एग्जामपुर में वर्क कर रहा हूँ एज ए टीचर, सीनियर फैकल्टी मैथ्स के लिए। और पिछले 2-3 साल से मैं एग्जामपुर से जुड़ा हुआ हूँ। और इस बीच में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। आप भी उसमें? जी, मैं भी। जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप उसके हकदार हैं। चलिए, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब मेरी आवाज़ जो है इतने सारे बच्चों तक पहुंचती है और ये आपके ज़रिए मुझे पता चला। थैंक यू, अच्छा लगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी थी, और साथ ही आपके फादर की जो कंडीशन थी, फाइनेंशियली कंडीशन, उसके साथ आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा या फिर ठीक था? देखिए, मेरी स्कूलिंग लाइफ और जैसे फादर की बात करें तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। मतलब फाइनेंशियली मुझे कोई दिक्कत कभी नहीं हुई है। और स्कूलिंग के लिए तो स्टार्टिंग में देखो, किसी का मन नहीं करता स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मैं तो अपना बताऊंगा कि पर्सनली मेरे को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मैं बहुत ज़्यादा बहाने बनाने में एकदम एक्सपर्ट था। और मैं अक्सर करता था, धूप में बैठ जाता था या फिर आग के सामने बैठ जाता था जिससे शरीर गर्म हो जाए। और मैं बहाना बनाता कि मेरे को फीवर हुआ है, तो मैं स्कूल जाने से कतराता था और मैं बहुत बहाने बनाता था स्कूल ना जाने के। जो स्कूल थी वो कन्वेंट में थे या फिर सरकारी में? गवर्नमेंट था और उसमें हम लोग खुद ही सफाई करके उस पर अपना बिछौना डालते थे और हमेशा एक अच्छी जगह चुनने के लिए जल्दी भी जाना पड़ता था, क्योंकि कहीं मेरा दोस्त उस जगह को ना। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पढ़ने में कैसे थे और किसी चीज़ को सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? ओके, तो पढ़ने में पहले से एवरेज था। मतलब जैसे बाकी स्टूडेंट होते हैं, इसमें ऐसा नहीं था कि मैं ज़्यादा ब्रिलियंट था या कुछ ऐसा, बिल्कुल ख़त्म भी नहीं था। और मुझे याद है आज भी, मेरे टीचर होते थे मैथ के, तो वो अक्सर यही सोचते थे कि मोहित कभी गलती नहीं करता है किसी क्वेश्चन पे, तो हमेशा वो क्वेश्चन को राइट ही करते थे चाहे मैं कैसे भी क्वेश्चन लेके जाता हूँ। एक बार मैंने क्या किया कि क्वेश्चन गलत लेके गया और आखिरी में सॉल्यूशन उसका बिल्कुल सही था, आंसर बिल्कुल सही रखा। तो टीचर ने बोला कि बिल्कुल सही है, तो मैंने उसको सर को, मैंने उनको बताया कि सर ये मैंने गलत किया हुआ है, आप देखिए इसको अच्छे से। तो सर ने देखा, कहने लगे तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैंने कहा कि आप मेरे पे इतना ज़्यादा विश्वास करते हो कि आपको हमेशा लगता है कि मैं सही क्वेश्चन करके लाया हूँ, इसलिए मैंने गलती की है। तो उसके बाद में कई बार ऐसा भी होता था कि मेरे से गलती भी हो जाता था क्वेश्चन, तो वे मानते थे कि इन्होंने जानबूझ के गलत किया है। 5th क्लास तक भी और आगे भी मेरा मतलब हमेशा मैं मैथ्स के अंदर काफ़ी मतलब मेरा इंटरेस्ट था और बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज लाइफ में क्या एवरेज था आपकी पढ़ाई का? कॉलेज में काफ़ी अच्छा था। मुझे काफ़ी स्ट्रगल, क्लास में कोई ट्यूशन की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो मुझे कम से कम 45 किलोमीटर के आसपास
जाना पड़ता था कॉलेज में, उसमें मुझे पूरा दिन लग जाता था इसमें जाने में। कई बार ऐसा होता था जैसे कोई फेस्टिवल आ जाता है या कोई ऐसा जिसमें जैसे आपका ये कावड़ वाला जो टाइम रहता जी है, जी। उस टाइम सावन पे हाँ सावन के महीने में तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो बिल्कुल। साइकिल से ही मुझे जाना पड़ता था। 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर जाना पड़ता था। कई बार मैं मतलब कई बार क्या होता था कि जैसे मुझे लगता था कि आज सही टाइम से नहीं मिल पाएगा, कोई पीछे से मतलब वाहन नहीं आ रहा है, तो खुद ही 45 किलोमीटर साइकिल लेके जाना। और फिर 10 से लेके 3:30 बजे तक स्कूल होता था। 4 बजे से मेरा ट्यूशन होता था, 45 किलोमीटर वापस आके। तो वो ट्यूशन मेरा आधे घंटे का छूट जाता था, 1 घंटे में जैसे तैसे करके साइकिल तेज़ चला के मैं आता था। मुझे आज भी याद है कि मैं रात को 9 से 10 बजे ही घर पे पहुंचता था ट्यूशन के बाद। और सुबह मेरी फिर वही 6 बजे से ट्यूशन था, तो रात को मैं नहाकर ही लेटता था। और मैं बैटरी टॉर्च लेके ही जाता था। कई बार तो मतलब ऐसा हो जाता था कि टॉर्च काम नहीं कर रही होती थी, तो सामने कहीं से टकरा गया, ये हो गया। एक बार तो साइकिल आपस में ही लड़ गई थी और साइकिल टूट गई थी, वो बहुत बुरा मतलब उस टाइम पे। तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ कॉलेज की तो रही मेरी। सर, जो ये आपकी स्ट्रगल लाइफ थी उस समय की, जी वो आज हमें बहुत ही हेल्प करती है एक्चुअली। बहुत ही उससे हम सीखते भी हैं। जी और मोहित चौधरी नाम जो बना है सर का, ये वाकई 45 किलोमीटर साइकिल से कवर करना, आप खुद एक बार चला के देखिए, फिर वापस आइए, 90 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो सर की स्ट्रगल लाइफ थी, आपको मुझे काफ़ी आज यूजफुल, वही इनका स्ट्रगल हमें यूजफुल हो। स्टडी प्लान कैसा था जो आप कवर करते थे अपनी स्टडी को? तो आपका स्टडी प्लान क्या होता था, और साथ ही साथ जो आज का बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका प्लान कैसा होना चाहिए? जी। देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपका डेडिकेशन ज़रूरी है। किसी भी जॉब को अगर आप पाना चाहते हैं या जो भी एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, आपका जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए। पहले तो आपको अपना एम फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है। उसके बाद में अगर आपकी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने पूछा, उसके लिए सबसे पहले आपको जो टीचर आपको कराने जा रहा है, जो भी आप जिससे भी टीचर से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उस टीचर्स में ही जो विश्वास है, आपका जो फेथ है, वो आपको उस टीचर्स में दिखाना पड़ेगा कि मुझे और टीचर्स को तब तक फॉलो नहीं करना है जब तक मैं इस टीचर को अच्छे से समझ नहीं लेता। एकदम जीरो लेवल से लेकर आखिरी तक हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। और साथ में जो वो पढ़ाने वाले हैं, मेरी स्ट्रेटेजी मैं खुद की बताऊँ तो मेरा क्या होता था कि जैसे आज भी मुझे कोई किताब मिल जाए, जैसे मैथ की मुझे कोई किताब मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये किताब ही तो है और इसको कितने कम समय में कवर करूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो उस किताब को जितनी जल्दी मैं कर सकता हूँ, या जो टीचर मुझे जो पढ़ाने वाला है उसको मैं, जो वो कल या परसों में कराने वाला है, मेरा ये रहता था हमेशा कि उस टॉपिक को मैं पहले ही कंप्लीट कर लेता था। अब उससे क्या होता था कि जो वो कराने वाले हैं उसमें मुझे पहले से पता होता कि डाउट क्या होने वाली है। तो डाउट जब होगी तो मुझे इंटरेस्ट आएगा। अगर मैंने उस सवाल को पहले से किया है तो मुझे इंटरेस्ट तब भी आएगा क्योंकि मैं सबसे पहले आंसर देने की सोचूंगा। तो जो टीचर मुझे पहले पढ़ाने वाले थे या पढ़ाया है तो 10 मिनट पहले उसको रिवाइज करके मैं जाता था। और रात में मैं, जो मेरा स्टडी प्लान होता था, तो मैं 9 to 12 अगर मैं बात करूं तो उस टाइम तक मैं केवल लर्न वाला काम करता था, याद करने वाला, क्योंकि 12 बजे के बाद में नींद आ जाती है। तो मैं उस टाइम पे मैथ को निकालता था और सुबह 6 बजे तक। रात 12 के बाद? हाँ, कैलकुलेटिव पार्ट में उसी टाइम पे करता था, 12 नींद से ना लेकर आए। सुबह 6। नींद ना, हमेशा जो रात का जो बैकअप था उसको बनाता था। शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक सो जाता था। जी। वो 2 घंटे का बैटरी बैकअप मेरा सारी रात काम कवर करता था। करता था। नींद ही नहीं आती है। 6 बजे के बाद अगर आप 8 बजे तक सो जाते हैं, 2 घंटे के बाद आप कवर हो एकदम गया। मस्त खाइए। जी। उसके बाद खाने के बाद आप लाइब्रेरी जाइए और मस्त पढ़ाई करिए, सुबह तक का मस्त स्टडी करिए। सबसे बढ़िया टाइम क्यों है ये स्टडी का? क्योंकि उस टाइम पे आपको ना तो कोई दोस्त कॉल करेगा, ना कोई रिश्तेदार कॉल करेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का रात में नहीं रहता है, और आपका मन लगेगा। और जिस टाइम आप सुबह घर जा रहे होंगे और दूसरे उठ रहे होंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर स्टूडेंट के लाइफ में स्ट्रगल टाइम आता है। आई थिंक आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल टाइम आया ही होगा। तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया, और साथ ही साथ ओवरकम इसको कैसे किया जा सकता है एक स्टूडेंट के द्वारा? मेरा जो स्ट्रगल टाइम है, जैसे कि मेरी जो एज थी वो सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए एकदम फाइनल था। मतलब मैं उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट था? लास्ट अटेम्प्ट था। जी। और मैंने घर वालों से कहा कि मेरे पास लास्ट मौका है, इसके बाद मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली जाके मैं स्टडी
करूं। तो मैं दिल्ली आया और मैंने ये अपनी जो लाइफ के 2-3 महीने थे, जैसे कि हर एक स्टूडेंट करता है स्टार्टिंग में, जब वो किसी टीचर से पढ़ता है या फिर वो कहीं भी कुछ भी पढ़ रहा हो, तो वो हमेशा ये सोचता है कि जो मेरे पास तरीके हैं वो तो उस टीचर से बेस्ट लग रहे हैं, उससे पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे फॉर्मूले, कोई वैसे तरीके इधर उधर के जो तरीके थे जो मैंने देखे इधर उधर सुने, तो वो मैं उन तरीक़ों से क्वेश्चन जल्दी करता था। तो जो टीचर पिछले 3 महीने से मुझे पढ़ाने आ रहा था, मैंने उसको देखा ही नहीं। मुझे लगता था फालतू ही है, पता नहीं क्या ये करता है। जो आपको पता था उसमें ही आपसे उसी तरह करता था। ये मोस्टली स्टूडेंट भी करते हैं क्लास में जी। और मैंने घर वालों से बोला कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो घर वालों ने बोला कि पैसों की ज़रूरत है तो कब आ रहे हो तुम वापस? मैंने कहा अभी तो वापस भी आना है, तो मतलब मैं तो एकदम, मैंने कहा यार 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद मुझे वापस भी जाना है। मैंने कहा 3 महीने तो अभी लगेंगे। तो फिर मैं सोचा कि मैं 3 महीने हो गए मुझे, और मैंने इन 3 महीने में कुछ नया सीखा ही नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैं दिल्ली आया था या कहीं जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की मैं बात करूँगा, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं उसके लिए, आप ये देखिए कि आपने जो पहले से तुम्हें आता था, क्या उससे अलग कुछ भी सीखा है? मैंने उसने नहीं सीखा। मैं अपने दोस्तों से बोला कि आपके कोई नोट्स होंगे, जो भी चीज़ होगी आप मुझे दीजिए, क्योंकि 3 महीने से मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कि भाई नहीं, तुम तो ज़्यादा होशियार थे, हमने तो कुछ भी नहीं किया, नोट भी नहीं किया, हमने कुछ नोट्स भी नहीं है हमारे पास। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने उस चीज़ को देखा कि उस टीचर के पास क्या है, मैं उसको भी देखना चाहता हूँ, और जो मेरे पास है 3 महीने के बाद आपको रियलाइज हुआ जब पैसा ना मिला तब? हाँ, मैं कहा यार वापस भी जाना पड़ेगा। मैं घर पे एक्चुअली ये कह के आया था कि मैं 6 महीने के बाद ऐसा बन के आऊँगा कि मैं खुद भी घर वालों के, अपने जो छोटे हैं उनकी हेल्प कर पाऊँगा। तो अब मैं रात को अपना प्लान, मतलब एकदम डिस्ट्रैक्शन जो मेरी लाइफ का थे, व्हाट्सएप जैसी, फेसबुक, मेरी आज भी याद है 2017 की लास्ट पोस्ट है मेरी फेसबुक में, मेरी आज भी है। तो कवर पेज का भी देखिएगा आप, उसको मैंने कभी चेंज नहीं किया, लास्ट पोस्ट थी मेरी। और मैंने जो लाइफ के डिस्ट्रैक्शन थे, जो मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, जो भी, मैंने उसको तुरंत ही अपनी लाइफ से, अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते तो सबसे पहले उसको अपनी लाइफ से हटाइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है। मुझे लगता नहीं, आपकी कहाँ की थी? दिल्ली में कहाँ पे रहते थे? मुखर्जी नगर में मैं रहता था, और ये जर्नी मेरी मुखर्जी नगर की है, और ऐसा मैंने 3 महीने तक किया। और इसका जो मेरे को रिज़ल्ट मिला, जो इससे मेरे को रिज़ल्ट मिला, मैंने लाइफ में जो भी पढ़ा, मतलब हमेशा इस तरीके से पढ़ा कि मुझे दोबारा से वो कभी नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो पढ़ाने के लिए ही ये टोटल स्टडी आई थिंक 13-14 घंटे के करीब? हाँ जी, ये 3 महीने तक मेरी रही। और इसके बाद सीपीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे अच्छे नंबर थे, और फाइनली मेरा उसमें नंबर आया। मैंने घर वालों को बताया तो उनको बड़ी खुशी हुई। उसके बाद सीजीएल प्री दिया मैंने, सीजीएल प्री में भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया। उसके बाद जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट रहे, और सीपीओ में मुझे जो, जैसे कि मैं कहता हूँ, अब हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक स्ट्रगल पार्ट, एक फेलियर आता है। बिल्कुल फेलियर आता है। तो फेलियर मेरी लाइफ में ये आया कि सीपीओ में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाला, उसके बाद फिजिकल होता था 2016 में। अब मुझे नहीं पता अभी क्या होता है फिलहाल एसएससी के बारे में, लेकिन उसके बाद मेरा फिजिकल था। सबसे पहले रनिंग हुई, उसके बाद रनिंग के बाद में एक 100 मीटर का जो रनिंग होती है वो उसको क्लियर करना था, और उसके बाद फिर मेरी हाइट का मेज़रमेंट था। हाइट में पहुंचने में मैं सोचा था कि मैं घर वालों को मैं बोलूँगा कि मेरा नहीं हुआ तो मैं ऐसे मुंह बनाऊँगा, तो ये सब कुछ मैं सोच लिया था। मैं अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। लेकिन हाइट जब मेरा मेज़रमेंट हो रहा था, तो हाइट में उन्होंने बोला कि आपकी हाइट नहीं है। शॉक्ड हो गया। उन्होंने कम बताया? हाँ, उन्होंने बोला कि आपकी 0.2 mm हाइट कम है। और उस टाइम पे मैंने थोड़ा बाल कटवाए हुए थे, बिल्कुल एकदम जो बच्चा हो जाता है। आप ऐसा मत करें, अगर आपकी मान लो फिजिकल है और आपकी हाइट कम है, तो आप बालों को मतलब अपना बढ़ा के रखें, मतलब उससे भी 0.2 mm तो फ़र्क पड़ ही जाता है। तो अब मेरी आंख में पानी आ गया, क्योंकि वो लास्ट चांस था और मैं घर वालों को सरप्राइज करना चाहता था। मैं खुद सरप्राइज था, उसी के लिए पूरा डेडिकेटेड भी थे सीपीओ के लिए। 3 महीने से मैं दिन रात सोया ही नहीं था। मतलब एक तरीके से ये मान लो कि मैं सोता था तो मेरी एकदम जैसे एक रोबोट वाली लाइफ जी रहा था मैं, मतलब पूरा जी। तो मेरी आंख भर आई, मतलब जैसे वो होता है ना कि यार जिंदगी एक बार ही मिली है, अब इस जिंदगी में मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि वो लास्ट अटेम्प्ट था आपके लिए। वो लास्ट अटेम्प्ट था। मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके बाद तो कोई मौका, कि सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पहले भी दिल्ली हेड कांस्टेबल का मैंने फिजिकल दिया है और मेरी प्रॉपर हाइट 172 के आसपास है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, हेड कांस्टेबल में वहाँ सेलेक्टेड थे, हाइट
कम नहीं थी वहाँ पे? एक्चुअली क्या हुआ था कि 12th के बाद ही मैंने सोचा था कि मैं बीए प्राइवेट करके उसके बाद मैं वो करूँगा, कंपटीशन की तैयारी करूँगा। बट मैंने फॉर्म भर दिया था और मैंने 1 महीने तैयारी भी की थी दिल्ली हेड कांस्टेबल की, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर मैंने बीटेक किया मैकेनिकल से, तो उसके फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में, यानी कि थर्ड सेम की बात करें, तब जाके उसका जो एग्ज़ाम था दिल्ली वो एग्ज़ाम आया। बट वो एग्ज़ाम संडे में था, तो मेरा सैटरडे और मंडे में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थे, तो मैं उस एग्ज़ाम को दे नहीं पाया। फिजिकल मैंने क्लियर कर लिया था, तो उसका सर्टिफिकेट मेरे पास रखा था। अब एग्ज़ाम नहीं दे पाया, बट वो सर्टिफिकेट मेरे पास था, तो वो 5-6 साल तक मेरे पास रखा रहा। फिजिकल वाला जो आपका हो गया? जी जी। तो मेरे को एक होप नज़र आई कि मैं उस सर्टिफिकेट को घर से मंगाता हूँ, इनको दिखाता हूँ कि मेरी प्रॉपर हाइट है, मैं फिजिकल पास आउट हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप कल आइए। तो कल के लिए उन्होंने सबको लिख दिया था, जिनके भी हाइट मेजरमेंट दोबारा से मेजरमेंट के लिए। अब मैं आया तो वहाँ पे बड़े बड़े अफसर बैठे हुए थे, उन्होंने फिर से कहा कि चलो हाइट मेजरमेंट करते हैं। तो मेरी हाइट जो मेज़र की गई फिर भी वो उतनी ही थी। मैंने उनको सर्टिफिकेट दिखाया, क्या लगा कि ये कुछ नहीं होता है। इनका क्या करूँ मैं सर्टिफिकेट का, आपकी हाइट आपके सामने है। वो एकदम उनका रूडली बिहेव, मतलब उस तरीके से स्ट्रिक्टली उन्होंने दिखाया होगा। हाँ, तो अब कोई आदमी जैसे आप में से ही है, कोई बच्चा है जो अपनी लाइफ में किसी न किसी वजह से, दूसरों की वजह से या किसी भी तरह के, हम कह सकते हैं अपनी किस्मत ख़राब है, तो आप अगर लाइफ में फेल हो जाते हैं, तो एक चीज़ सुनिएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, उस दिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहता है। अगर आप लाइफ में फेल हो जाते हैं, तो उस दिन आपकी आवाज़, आपका दुख केवल आप ही समझ सकते हो। आप चाहो भी तो किसी को बताने, तो वो सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी कोई रीज़न नहीं है। किंतु परंतु कुछ नहीं होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई सुनने वाला नहीं है। रिजल्ट दिखता है उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, आपका नहीं हुआ तो मतलब यू आर फेल्ड। उन्हें ये मतलब नहीं है, क्योंकि आपके साथ ही आपका तो हो गया है, और उस दिन आपके अंदर सबसे ज़्यादा आग लगती है, उस दिन आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अब कहते हैं ना कि लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, लेकिन जिस दिन आप फेल होते हैं उस दिन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलता है। उसी इतना कर पाया कि लाइफ में जो मेरी वो 3-4 महीने की मेहनत थी, जो मेरा स्ट्रगल था, वो मेरे को आज यहाँ तक पहुँचाया। मतलब एग्ज़ाम पर मैं हूँ, पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरी कोशिश थी, वो आज हर एक स्टूडेंट तक पहुँच रही है। बिल्कुल पहुँच। ये तो रहा आपका स्ट्रगल टाइम, आपने बताया, और आप अपनी जर्नी के बारे में बताया। साथ ही सर अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जो आज का यूथ है वो सिर्फ अपने फैमिली के कहने पे, पड़ोसी के कहने पे, सिर्फ दिखावे में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, मन नहीं है फिर भी किए जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा अपनी क्लास में भी इस बात का जिक्र करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरी क्लास में ऐसे होंगे जो केवल आज मेरी क्लास इसलिए देख रहे हैं कि उनकी 12th हो गई है, 10+2 उन्होंने कर लिया है, तो 10+2 के बाद उनके पास एक एलिजिबिलिटी है कि वो हेड कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन इसलिए की क्योंकि यार 12th के बाद कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने से रिश्ता आएगा तो उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई ग्रेजुएशन मैंने किया है। तो ये केवल एक, मतलब जैसे होता है ना कि लाइफ में चलता जा रहा है, मेरा पड़ोसी भी कर रहा है, मेरे को भी कर लेना चाहिए, और ये लाइफ का पार्ट है यार, इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें आपकी कोई भी, मतलब ये समझ के चलिए कि इससे कभी सक्सेस नहीं मिलती है लाइफ में, और इसके लिए कभी आपकी कोई स्ट्रेटजी भी नहीं बन पाती है, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता किसी भी तरह का। आपको जॉब चाहिए क्योंकि आप हो सकते हैं घर से फाइनेंशियली अच्छे हो, और आपका कोई ड्रीम भी नहीं है, कोई एम भी नहीं है कि लाइफ में मुझे ये करना ही करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, बस ग्रेजुएशन है, डिग्री है, एलिजिबिलिटी है, तो ठीक है जी, मैंने फॉर्म भर दिया। तो लाइफ में जो इस तरीके के बच्चे हैं, आपको ये आपकी जो ये थॉट्स है, इसको आपको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, आपको इससे ओवरकम करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई आज आप अगर नहीं तैयारी करते हैं उस चीज़ को लेके, स्ट्रेटजी एक नहीं बनाते हैं, तो हर साल कंपटीशन डबल होता जा रहा है। और अगर आज आप केवल 6 महीने, जैसे मैंने अपनी लाइफ का बताया कि 3 महीने मैंने केवल स्टडी की, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को लेके, वनडे एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं अभी, अगर इसमें 6 महीने डेडिकेशन से पढ़ेंगे, तो लाइफ में जो आगे आप 6 साल करने वाले हो, आप उन 6 महीने में अपनी 60 साल बदल सकते हो। अगला क्वेश्चन कि जो यूथ है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, आज उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को, यानी गवर्नमेंट जॉब को ही सब कुछ मान बैठा है। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसको ये जॉब नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब की, तो उसकी लाइफ ख़त्म है, एकदम स्पॉयल है और सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ तक सही है उसकी ये थिंकिंग कहाँ तक सही है? क्या वास्तव में गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है करियर में?
देखिए, लाइफ में हमेशा आपके पास ऑप्शन होते हैं, और गवर्नमेंट इसलिए आप सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि हर कोई लाइफ में एक तरह से सेटल होना चाहता है, फिक्स होना चाहता है। और उससे भी कहीं ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो आज के इस यूथ को जो भी मैं बात करूँ, या आपके जो 2-4 साल है, इनको लेकर आप इस तरीके की जॉब के बारे में नहीं सोचते हैं। आप अपना जो ओल्ड एज आपकी रहेगी, आप अपने जो हाँ फ्यूचर हाँ, जो आपका बिल्कुल। है कि लाइफ के आखिरी टाइम पे मुझे एक ऐसी जॉब हो जो अगर मैं घर पे भी रहूं तो मेरे को प्रॉपर तरीके से सैलरी, या मैं कहूँ पेंशन की तरह मुझे कोई ना कोई पैसा मिलता मेरे है। जो सहारा है ना, हम्म, उसको मुझे मिलता रहे। या फिर मेरी ऐसा भी होता है, कुछ सारे बच्चे इसलिए भी गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्राइवेट है जो भी यार कभी भी छूट सकती है, तो अपनी गवर्नमेंट कम से कम अगर मैं छुट्टी भी मारता हूँ, बीमार पड़ता हूँ, तो वो मेरी नौकरी कहीं ना कहीं परमानेंट रहेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर ये गवर्नमेंट शब्द ही आपके दिमाग में ना रहे तो ऐसा क्या है जो आप प्राइवेट में नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जी। भाई आपको जो पैसा गवर्नमेंट के अंदर, आज तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पेंशन पे रह गया हो, क्योंकि पेंशन जैसा अब तो सब कुछ रहा ही नहीं है, बिल्कुल। खत्म हो गया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। आप प्राइवेट जॉब में होंगे तो मुझे नहीं लगता कि होली दिवाली आप नहीं मना रहे होंगे, लेकिन एक गवर्नमेंट पर्सन जिसकी आप बात कर उनकी रहे और हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती उनकी जिम्मेदारी तो और डबल हो जाती है जी। त्योहारों के समय पे। तो वो तो बंदा 24 घंटे मेहनत करता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको जो पैसा मिल रहा है 25-30 हज़ार जितने भी उसको पैसा मिल रहा है, वो उसे 1 तारीख को ही मिल पाएगा। उसके बीच में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती नहीं है, मिलेगा। कहाँ से वो लेकिन पैसा अगर अगर वहीं वहीं पे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप कोई काम शुरू कर देते हैं, या किसी भी तरीके से, तो आप किसी लिमिट में नहीं हो, किसी बाउंडेशन में नहीं हो। क्या हमारे हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल लोग मेहनत कर रहे सबकी हैं, जॉब है अपनी और जॉब है, सबकी जॉब है, हर कोई बंदा मेहनत करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट में आप मतलब एकदम फ्रीडम में हो, आप कितना भी चाहो तो अपने आप को बेहतर बना सकते हो। जितना आप ज़्यादा वर्क करोगे, जितना बढ़िया आप करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको पे करेंगे, सैलरी मिलेगी। और आजकल तो वही सब चीज़ें हैं, इसमें भी आपका टीडीएस कटता है सैलरी का, वो भी आपको मिलता है, वो बाद में मिलता है, बस इसमें है कि इसमें फंड कटता रहता करता, वो इकट्ठा होकर एक साथ मिल जाता है। मुझे लगता है कि आप ना जिस फील्ड में आपका मन करता है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, आप दिल से करिए, तो वो आपको अर्न करके देगा, वो बेहतर करके देगा। क्योंकि सर लिमिटेड सीट्स होती है जी। और इतने सारे बच्चे हैं। हाँ। अगर जो रह जाता है 2 नंबर 4 नंबर या फेल हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेकार जीना है। छोड़ दे, और ठीक है गवर्नमेंट ही सब चीज़ है। बिल्कुल। दरअसल ये जॉब उस बच्चे से ज़्यादा उस परिवार के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके ऊपर ना ये प्रेशर आ जाता है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब होगी तभी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा पड़ोसी तभी तुम्हें पूछेगा, तुम्हारे रिश्तेदार तभी सब पूछेंगे। इसी वजह से बच्चा इसी डरा वजह है, से वो डरा डरा हुआ हुआ है, है। वो डिप्रेस है, वो टेंशन में है वो कि चाह जो के भी मेरी अपनी अगर गवर्नमेंट नहीं लगी तो मेरे परिवार को कोई पूछेगा नहीं, या मैं कुछ कहीं सेटल नहीं हूँ तो मेरे को कोई पूछने वाला यानी नहीं कोई है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के दबाव में, प्रेशर में या फिर कहने पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही किया जाए। मान लीजिए आप 4 साल 5 साल उसको देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आप में कुछ अलग स्किल हो, हाँ, उसको निखारिए, उसको निकालिए। वो भी आपको अर्न करके देगा, और बिल्कुल। उसमें अपनी लाइफ को, अपने करियर को आगे लेके जाइए। वो भी सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से आपके लिए इनफ होगा, आई थिंक, है ना सर? जी जी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि मोस्टली लोग मैथ से तो भागते हैं, ठीक है, लेकिन आपने मैथ चुना, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? ये मेरे दादाजी से मुझे मिला। दरअसल क्या होता था कि मेरे दादाजी 90 की एज में थे, और मैं 5th स्टैंडर्ड में था, और मुझे आज भी याद है कि शाम होते ही मैं अपने बाबा जी के पास पहुंच जाता था, तो वो मेरे को क्वेश्चन पूछा करते थे मैथ के कि 1 किलो में कितने ग्राम, अगर आप बाज़ार में जाते हो, आपने 5 किलो चावल खरीदे, और 5 किलो चावल की कीमत 100 रुपये है, तो बताओ 50 किलो चावल की कीमत क्या होगी। वे जो पूछते थे उन्हें कितना जल्दी मैं मतलब आंसर कर सकता हूँ, इससे मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया। और वो मुझे डेली मतलब बुला लेते थे, अगर मैं घर पे हूँ और मैं कहीं भी हूँ तो आज आया क्यों नहीं, वो आज क्यों नहीं आया, बुला के लेके आओ। तो वो मुझसे पूछते रहते थे, तो मैथ को मेरे को उन्हीं से, मेरे को मैं कहूँगा आज भी मेरे को बस उन्हीं का मैं मतलब बोलूँगा उनको थैंक यू कि उन्होंने मेरे को मैथ सिखा दी। सर ये तो रहा मोटिवेशन आपका कि दादाजी से आपको मिला। जी। एक फैक्ट हमें बताइए, हमारे व्यूअर को, अपने लवर्स को, कि जो आपकी पहली फीलिंग थी ये मैथ पढ़ाने की, वो पहली फीलिंग कैसी रही और क्या आपने फील किया था उसमें जब आपने पहली बार मैथ पढ़ाया था? घर पे था, और पास के ही गांव में एक रिक्वायरमेंट थी जॉब की टीचिंग के लिए, और मेरे को लगता था कि मैथ मेरे को अच्छे से आती है, तो
मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे रहते रहते 8-10 हज़ार रुपये अगर मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ। तो मैं गांव में, जो पास में गांव था, उसमें चला जाता हूँ। ये बात तब कि जब मुखर्जी नगर तैयारी हाँ, करके आप वहाँ गए। हाँ, मैं घर पे चला गया था तब। और मैंने कहा था घर वालों को कि मैं सबको पढ़ाऊंगा उस तरीके से। तो मेरे प्रॉपर नोट्स तैयार थे, जैसे सभी स्टूडेंट्स के भी रहते हैं कि किसी ना किसी से पढ़ा है या खुद से पढ़ा है, तो नोट्स कुछ बना लिए तो उसको। तो मैं पास वाले गांव में चला जाता हूँ और उन्होंने बोला कि सर आप कोई 2-3 चैप्टर जो भी आपके बेस्ट है आप उसको तैयार करके आइए और हम देखते हैं सर क्या कर सकते हैं। तो मैं चला जाता हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से अपना मतलब प्रिपरेशन करके गया था, मेरे को याद है। तो पिछले अगर मैं बात करूँ, पहले तो मैं सोच रहा था कि यार मैं शुरुआत कैसे करूँ, कैसे मैं शुरुआत करूँ, कैसे, क्या मैं उनको बताऊँ, क्या मैं बोलूँ। तो आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने भी दिया। मैंने आधे घंटे वो चीज़ बताई जो मेरे पास थी, स्पेशल थी, मैं बता सकता था उनको। बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मैंने उनको समझाया। क्लास का ये पहला दिन था? पहला ही दिन था मेरी लाइफ के स्टडी और टीचिंग का, मैं कह सकता हूँ, जो मैं करा रहा था। और उसमें आधे घंटे में जो भी हुआ, ठीक है, उनको अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया है, सही है सर, अच्छा है, ठीक है। मैं खुश था, मुझे लगा हो जाएगा। अब उसमें कुछ 2-3 बच्चे थे, तो वे बैठे हुए थे, वे उनके वहाँ से, मुझे लगता है कि हमेशा जो होते हैं, जो एक्टिव बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा सर हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से। तो उस टाइम पे ही मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। ये स्टूडेंट कौन सी क्लास के थे? ये सर ये 12th के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और मैं उसी के लिए गया था। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे। क्वेश्चन मेरे को आज भी उनका याद है, जिसकी वजह से मैं लाइफ में जो इतना बड़ा चेंजेस डिजार्स, मैं कह सकता हूँ, ये जो इतना बड़ा जो चेंज आपका जो मेरे जो लाइफ में जो देख रहे हो आप लोग, आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा, तो वो ड्रास्टिक चेंज जो मेरी लाइफ में आया, उसका वो क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। एक क्वेश्चन परसेंटेज में इलेक्शन का क्वेश्चन था, जो उसने पूछा, जो कि मेरे को पहले से आता था, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को वहाँ कर ही नहीं पाया। मुझे 1 मिनट हो गई, मुझे 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, और मैं मतलब पसीना पसीना, जैसे मतलब मैं एकदम नर्वस, और मैं अपने अंदर से इतना गिल्ट फील कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ से एकदम गायब हो जाऊँ, मिस्टर इंडिया एकदम टाइप है ना, कि मैं इनको दिखाई ना दूँ। सर जब आ रहा था तो इतनी परेशानी क्यों हुई आपको? इतनी परेशानी इसलिए हुई कि कुछ एक परसेंटेज का परसेंटेज निकालना था। जैसे 100% का 10% निकाले तो 10 हो गया। अब 10 का 10% निकाले तो वो मैं निकाल नहीं पा रहा था। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा था, लेकिन वो बच्चे भी मेरे को सामने से बता रहे कि सर ये ऐसे बोलो, ऐसे करो सर, ऐसे करो। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ यार, रुक जा 2 मिनट, मैं कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो वो सर कहने लगे सर कोई बात नहीं, आपने बहुत बढ़िया किया, और कोई बात नहीं सर, आपने प्रेशर कोशिश की अच्छी है, लेकिन सर आपको अभी टीचिंग का वो एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपने कभी पढ़ाया नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि सर आपको आती है चीज़ें, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है अभी आपके पास में कि कैसे चीज़ों से ओवरकम किया जाए, कैसे डाउट अगर आती हैं तो कैसे इनसे निकला जाए। तो जो वो मेरा लालच था 10,000 का, उसने मेरे को अपने अंदर इतनी शर्मिंदगी फील करा दी, मतलब मैं गिल्ट फील कर रहा था बुरे वाला। और उसके बाद जो मैंने किया 2017-18 और उसके बाद 19, 3 साल मैंने अपने घर पे गांव में ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोचिंग कराई। एक भी पैसा मैंने सोच लिया उस दिन कि मैं लाइफ में नहीं लूँगा जब तक मैं खुद इस काबिल नहीं हो जाऊँगा कि मैं अब पैसे ले सकता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप ऑनलाइन क्लास में होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, काफ़ी बच्चों को हैंडल करते हैं, वो भी बच्चा उस मेंटलिटी का होता है, हाई लेवल का होता है, तो सर ऐसे बच्चों को हैंडल करने में कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, तो उस दिक्कत को आप मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, कि जैसे मान लीजिए कुछ कमेंट आपके फेवर में आएंगे तो आपको कुछ अगेंस्ट भी आते होंगे, कुछ हेटर्स भी होते हैं वैसे जो ऐसे कमेंट करते हैं। हाँ। तो मैंने स्पेशली क्लास में देखा है, आपको मैंने खुद देखा है कि उन हेटर्स को भी आप इतनी शालीनता से ले पाते हैं, हाइपर नहीं होते हैं। आपको तो अंदर वो होना चाहिए कि मैं एक टीचर हूँ, ऐसे कैसे बोल दिया, ये सारी चीज़ें आप में होती नहीं। कैसे इतना नॉर्मल रह पाते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि जो एक टीचर होता है ना, सबसे पहले वो अपने अंदर जो इस तरह का गुस्सा है, ईगो है, इसको वो सबसे पहले ही पालना सीख जाता है। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। क्लास में जो बच्चा ब्रिलियंट होता है, जो तेज़ होता है, वो ही आपको परेशान करता है, और जो बच्चा कमज़ोर होता है
वो आपको तभी परेशान कर सकता है, छोटी छोटी चीज़ें जो उसको समझ में नहीं आएगी। 2 सेशन हमेशा आते हैं, आपको पता भी है, पहले से पढ़ते हैं। एक टॉपिक वाइज मेरी क्लास रहती है और एक मेरी सेट वाइज। एक हाँ वो वाली रहती है। तो टॉपिक वाइज क्लास में मैं उस बच्चे को साथ लेके चलता हूँ जो सबसे कमज़ोर बच्चा मेरा रहता है, और जो वो वाली क्लास होती है वो मेरी वो क्लास होती है जो जीनियस अपने आप को मानता है। तो उन दोनों क्लासेस में मैं, अगर मान लो कोई हेटर्स भी आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसमें किसी ना किसी टीचर का कोई फेवरेट रहता ही है, तो मैं उस बच्चे को इस तरीके से कहता हूँ कि आप जो भी आप किसी से पढ़े हैं, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, जिस तरीके से आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, आप एक काम करिए, मेरी क्लास में आप उस टीचर की जो भी फेवरेट टॉपिक है या जो भी आपका फेवरेट खुद का चैप्टर है या टॉपिक है जो भी आप पढ़े हो, आप सेम टॉपिक मेरी क्लास से आप पढ़िए और सेम टॉपिक आप उनसे पढ़िए। आपको बेस्ट का पता चल जाएगा कि क्या बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट है। बाकी जो हेटर्स होते हैं वो हमेशा मतलब उन्हें दिल से मानते हैं, उनका ब्लाइंड प्यार होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं ऐसे, मैं सबको मना करता हूँ कि किसी भी टीचर्स की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से तो बेस्ट कर ही रहा है। वो बात अलग है कि आपको किसका समझ में आता है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि आपको जिसका बेस्ट समझ में आता है आप उसी से। गवर्नमेंट जॉब में हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस गवर्नमेंट जॉब में कुछ बच्चे सीरियसली उतरे हुए हैं कि उनको करना ही है, उनका माइंडसेट पहले से ही क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। तो सर ऐसे एस्पिरेंट के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए उस सक्सेस के लिए उसके मूल मंत्र क्या है आपके हिसाब से, कि उसका अप्रोच, रूटीन और उसकी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो सबका माइंडसेट रहता है कि भाई हाँ जी, इस कोर्स के लिए, एसएससी के लिए कौन टीचर बेस्ट है, आईएएस के लिए कौन टीचर बेस्ट है, यूपी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए कौन टीचर बेस्ट है। तो ये पहले से ही मार्केट में सब सेट है कि हाँ इस टीचर से मुझे पढ़ना है। तो बच्चा भी ज़्यादा नहीं सोचता है। बट मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप किसी के कहने से टीचर को नहीं चुनिए सबसे पहले तो, क्योंकि हर एक टीचर का और आपका जो दिमाग है वो उस टीचर को कैसे पकड़ता है, कैसे समझता है। आप किसी ट्रिक को समझते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं, कॉन्सेप्ट से आप समझते हैं या फिर आप बेसिक से समझते हैं, वो आप ही को पता है, बाकी को नहीं पता होता है। तो और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप एक टीचर को अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप उठा सकते हैं, 2 टीचर के बीच कंपेयर करा सकते हैं, कम समय में ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि सर अगर मान लो हमें टीचर मिल जाता है तो हमें किस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए पढ़ाई को लेके। सबसे पहले तो आपको अपना एक ऐसा टाइम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, चाहे वो किसी दोस्त को लेकर हो, चाहे किसी फैमिली को लेकर हो। और वो सबसे बढ़िया टाइम है जो मैंने अपनी लाइफ में 3 महीने दिया था। और वो समय ही आपको, जैसे कि 9 से 12 आप रीडिंग कर सकते हैं, उसके बाद में आप अगर 12 बजे के बाद की बात करें तो नींद आती है, उस टाइम पे आप कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हैं, जिससे आप पेन चलाएंगे, दिमाग चलेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। और रात के समय कुछ खाने का भी आप रखें जिससे नींद नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। और फिर अपने जो नोट्स आप बनाने जा रहे हो, एक बार ही ऐसे नोट्स बनाइए लाइफ में कि दोबारा अगर आप उसे 1 साल के बाद भी देखते हो ना, तो आपको वो नोट्स खुद ही समझ में आए रिवीजन के टाइम पे कि ये मैंने क्या लिखा। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जो भी बेस्ट हो सकता है आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, सिंपल लिखिए, बेवकूफ़ी वाला लिखिए, कहते हैं ना कि फन्नी तरीके होते हैं याद रखने के, वो सब कुछ लिखिए। लेकिन 1 साल के बाद भी या कभी भी आपको मौका मिले तो आप अपने नोट्स को इस तरीके से बना के चलिए कि अगली बार जब मुझे पढ़ने हैं तो मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ने हैं, ऐसे कुछ करके चलिए। और ऐसे नोट्स बनाइए कि जो हर एक एग्जाम को कवर करे। मैथ्स को मैथ्स स्पेशल की तरह आप पढ़िए, रीजनिंग स्पेशल पढ़िए, हिंदी स्पेशल पढ़िए, जीएस भी स्पेशल पढ़िए। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो ही आप एग्जाम निकाल पाएंगे आज के समय पे। किसी पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। सर मान लीजिए एग्ज़ाम आपका 1 महीने या 2 महीने रह गया हो, तो कुछ लोग रिवीजन को भी ज़्यादा, रिवीजन और उनका नया कंटेंट का वो कितना रेशियो उनको रखना चाहिए कि मुझे इतना नया कंटेंट पढ़ना है और 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया एग्ज़ाम, तो मुझे रिवीजन भी करना है, तो उसका रेशियो कितना हो? उसको रिवीजन पे ही ध्यान देना चाहिए। 70-80% तो उसको रिवीजन ही करना चाहिए। 20% वो केवल उस काम को कर सकता है जो केवल एग्जाम टाइम में बस याद रखने, जैसे कि नए सीएम कौन बने, उस तरह का जो कंटेंट है, जो फैक्ट वाले हैं, केवल उसी को आखिरी के टाइम पे बचा के। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना समय दिया। सर गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी इंस्पिरेशनल, यूजफुल लगी हो। मैं आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसी तरीके से मैंने सर से पूछना
उचित समझा। मेरे पास भी बहुत सारे और भी क्वेश्चन थे, बट मैं एज ए एस्पिरेंट मुझे भी समझ है कि आपके मन में क्या कैसे क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया सर से। सर के बारे में अगर कहूँ तो ये काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। अब इतना समझो, हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बट और सर के ओहदे के सामने बहुत छोटा ही है, लेकिन सर हमें इतना समय दिए, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर गाइस, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको छोड़ के सर से पढ़ो, नहीं, आप उनसे बेशक पढ़ो, लेकिन मैं सर का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दूंगा। एक बार सर को समय दे के देखो, स्पेशली मैथ के लिए आप सर को समय दे के देखो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और आपको हर वो नया तरीका सर से मिलेगा जो इन्होंने अपनी लाइफ, अपनी स्ट्रगल लाइफ के दौरान सीखी है और हम लोग तक उसको पहुंचा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, कोई बच्चा 45 किलोमीटर साइकिल से जा रहा है और आ रहा है, कभी पहली बार क्लास में गया, उसको आते हुए भी वो समझा नहीं पाया अगला टीचर, उसके बाद उसको इतना ठेस पहुंचा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल पढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो सेलेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद वो चार्ज करते हैं, तब जब उनको लगता है कि वो उस लायक हैं। तो आप समझ सकते हो ऐसे टीचर के अगर गाइडेंस में आप आते हो तो किस लेवल पे जाते हो। मैं सर आपको आपकी बड़ाई करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको इसकी ज़रूरत है भी। आपका अहदा इतना बड़ा है, ऑलरेडी आपको सब जानते हैं आपका हूँ, तो स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सर को समय दी। बहुत पहले एक मैसेज किया था कि सर आपके साथ मुझे काम करना है, आई थिंक आपको याद है? याद है। मैं कह रहा था कि एज ए असिस्टेंट ही आप रख लीजिए। मैं इतना मानता हूँ आपको, मुझे 2 मिनट सिर्फ मिलना था कि 2 मिनट जाके सर से मिल लूँ। आज मुझे सौभाग्य हुआ कि आपके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू हो पाया। आपकी फीलिंग्स, आपकी लाइफ की जर्नी आपके स्टूडेंट तक पहुंची। आई होप गाइज आपको भी अच्छा लगा होगा, इंस्पायर्ड हुए होंगे। तो इसी के साथ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम एज ए स्टूडेंट की लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करें। और साथ ही साथ सर थैंक यू आपका। देखिए बहुत बढ़िया। और ये जो है आपके सामने जो लड़का बैठा हुआ है, मैं आज ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज ये अपने अंदर प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं इनके चैनल पे आया हूँ आज, ये सोच के इनको प्राउड फील। मैं ये कह सकता हूँ कि अपने लिए जो इसने जो मेहनत की है, केवल ये जो मेरे साथ जुड़ना चाहता था एज ए असिस्टेंट, मैंने इनको बोला कि आप किसी के नीचे अगर काम करना चाहते हो तो आप कितनी भी मेहनत करोगे तो केवल उस आदमी का नाम होगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। पीछे से आप कितनी भी मेहनत करोगे आपको कोई जानने वाला नहीं है। खुद का सेटअप करिए, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी चीज़ मैं कर सकता हूँ आपके लिए मैं करूँगा। तो आज इनको जो प्राउड फील हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि अगली बार इस चैनल पे आओ तो मेरे अंदर से वो जो प्राउड वाली फीलिंग है कि इस बंदे ने वहाँ से शुरू किया था, उस जगह से शुरू किया था जब इनके पास में रिसोर्सेज नहीं है। आज ये किस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शायद आप देखते तो आपको पता होता। तो ये जो स्ट्रगल वाली लाइफ है ये यहीं से शुरू होती है, कहीं ना कहीं से शुरू करनी पड़ती है, और इन्होंने शुरू किया है। मैं चाहता हूँ इनका चैनल को बहुत ज़्यादा आप प्यार दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसे अपने उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो दोस्त इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस मोटिवेशन को उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो दोस्त अपनी लाइफ में इन सभी स्ट्रगल्स को, इन सभी जो फेलियर्स को वो जो महसूस कर रहे हैं, जो गुजर रहे हैं, इस लाइफ से, इस दौर से गुजर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए और इनको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सर।